चलिए बच्चों, हम लोग आज देखते हैं, थोड़ा सीखते हैं किसके बारे में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते किसको है? What is the definition of biological classification? It is a systematic arrangement of organism into convenient category based on observable character. मतलब जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है उसके आधार पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, उसी को बोलते हैं क्या? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समय समय पर जितने भी साइंटिस्ट आए, समय समय पर कैरेक्टर के अनुसार उन्होंने प्लांट को, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है डिफरेंट क्लासिफिकेशन में। जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक्चुअली 4 तरह की क्लासिफिकेशन है फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। ये एक्चुअली बेस्ड है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पर, ह्यूमन यूज के आधार पर। जैसे जो एंशिएंट टाइम में साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जैसे ऑयल यील्डिंग प्लांट, ऑयल यील्डिंग प्लांट जिससे ऑयल प्राप्त हो, कोकोनट, सोयाबीन, वॉलनट। फाइबर यील्डिंग प्लांट जिससे फाइबर ऑब्टेन किया जा सके, कोकोनट, कॉटन, जूट। मेडिसिनल प्लांट में आएगा यूकेलिप्टस, रॉल्फिया, टर्मरिक। लेकिन आप यहाँ देखोगे इस प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में एक ही प्लांट 2 कैटेगरी में आ रहा है। अब देखो, कोकोनट ऑयल यील्डिंग प्लांट में भी आ रहा है और फाइबर यील्डिंग प्लांट में भी आ रहा है। आप टर्मरिक को मेडिसिनल प्लांट में भी रख सकते हो, स्पाइसेस में रख सकते हो। बट यहाँ पर मेनली ड्रॉबैक ये है कि आप कोई भी क्लासिफिकेशन ये नहीं कहता कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म किसी भी 2 क्लासिफिकेशन में इंक्लूड हो। केवल एक ही क्लासिफिकेशन उसको इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देखते हैं कोकोनट 2 ऑयल यील्डिंग प्लांट में भी आ रहा है और फाइबर यील्डिंग प्लांट में भी आ रहा है। ये है आपका प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। अब आते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आप देखिएगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, थियोफ्रास्टस क्लासिफिकेशन, लिनियस का क्लासिफिकेशन इज एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यहाँ पर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड नहीं किया जाता। It is on the basis of 1 or 2 morphological character, that is overall morphology are not considered. अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन अगर आप देखिएगा तो अरिस्टोटल साहब ने इसको क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन हाइट के अनुसार, ट्री, श्रब एंड हर्ब। थियोफ्रास्टस साहब जो अरिस्टोटल साहब के स्टूडेंट थे, इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया ट्री, श्रब, अंडरश्रब एंड हर्ब में। और थियोफ्रास्टस को बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी भी। यहाँ पर इन्होंने केवल हैबिटेट को कंसीडर किया था। अब आते हैं लिनियस साहब। लिनियस साहब क्लासिफाइड प्लांट किंगडम इनटू 24 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टामेन। इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को 2 भाग में बांट दिया। किसके आधार पर? स्टामेन के आधार पर। फेनरोगेम एंड क्रिप्टोगेम। फेनरोगेम सीड बियरिंग प्लांट को फेनरोगेम बोलते हैं और क्रिप्टोगेम सीडलेस प्लांट को क्रिप्टोगेम कहते हैं। जैसे फेनरोगेम में आपको इन्होंने रखा 23 क्लासेस में क्लासिफाई किया। 23 क्लासेस में क्लासिफाई किया किसको? फेनरोगेम को। फेनरोगेम मतलब जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंड क्रिप्टोगेम में आते हैं फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा बेस्ड ऑन स्टामेन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मेन ड्रॉबैक आप कर सकते हो कि इट गिव्स इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। क्यों ड्रॉबैक? इसलिए जब आप अभी सीखोगे नेचुरल क्लासिफिकेशन
तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में ज़्यादा वेटेज, जो कि बेस्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है, इसमें ज़्यादा दिया जाता है किसको? वेटेज फ्लोरल कैरेक्टर को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है देन वेजिटेटिव कैरेक्टर. वाई? बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर आर नॉन कंजर्व and floral character are conserved. टाइम टू टाइम वेजिटेटिव कैरेक्टर में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन फ्लोरल कैरेक्टर में चेंजेस नहीं आते. वही टाइम टू टाइम, वही सेपल, वही पेटल, वही कार्पेल, वही इंडोसियम, वही गाइनोसियम, इसमें चेंज नहीं आता. इसलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन को माना जाता है बेस्ट क्लासिफिकेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर को ज़्यादा वेटेज दिया था अपने क्लासिफिकेशन में with respect to vegetative character. लेकिन यहाँ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इन्होंने गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर. नेचुरल क्लासिफिकेशन में कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसिडर किया जाता है. मतलब यहाँ पर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को कंसिडर किया जाता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. ठीक उसी आधार पर नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर classification is example of natural classification. ठीक, इन्होंने ही क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू नेचुरल क्लासिफिकेशन जैसे क्लासिफाई किया गया था किसमें? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. किस आधार पर? एक्चुअली नेचुरल क्लासिफिकेशन इंक्लूड करता है किसको? फाइलोजेनी को. ग्रॉस मॉर्फोलॉजी जो आपने पढ़ा कि कंप्लीट मॉर्फोलॉजी के आधार पर या ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के आधार पर प्लांट को क्लासिफाई करना, एज वेल एज फाइलोजेनी. नेचुरल क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी को भी इंक्लूड किया था. फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. देखिए, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर इन्होंने क्लासिफाई किया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. इसलिए इन्होंने इंक्लूड किया क्या? फाइलोजेनी. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इंक्लूड हुआ था किसमें? नेचुरल क्लासिफिकेशन में. इसलिए इसको क्या माना जाता है? बेस्ट क्लासिफिकेशन. ठीक, अब लास्ट आते हैं हम फेनेटिक क्लासिफिकेशन में. फेनेटिक क्लासिफिकेशन एक्चुअली बेस्ड होता है किस पर? कंप्यूटर बेस्ड. और इसमें भी क्या? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को इंक्लूड किया जाता है. और ये जनरली होता है कंप्यूटर बेस्ड. देखिए, हम लोग एंशिएंट किधर आ रहे हैं? मॉडर्न की तरफ. तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड होता है? कंप्यूटर बेस्ड. इसमें क्या किया जाता है? जैसे प्लांट में स्टेम है, रूट के कैरेक्टर है, फ्लावर के कैरेक्टर है, लीफ के कैरेक्टर है, सबको एक कोड दिया जाता है और उसको सॉफ्टवेयर के फॉर्म में कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है. अब उसके अनुसार प्लांट को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं. उसी को बोलते हैं फेनेटिक क्लासिफिकेशन. तो ये है बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. हम लोगों ने अभी सीखा कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म को, स्पेशली प्लांट को क्लासिफाई किया गया है. ठीक, आपके एनसीईआरटी में अरिस्टोटल साहब के बारे में मेंशन है. इन्होंने एनिमल को भी क्लासिफाई किया है. जिसके पास आरबीसी है और जिसके पास आरबीसी नहीं है, तो एनिमल को क्लासिफाई किया है इन्होंने. तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड देन लास्ट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय R.H. विटाकर, जिसको बेस्ट क्लासिफिकेशन माना गया. तो ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. थोड़ा सा आप देख लीजिए. चलिए हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कैरोलस लिनियस, जिसे बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल
इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको दो ग्रुप में बांट दिया। पहला प्लांटी एंड सेकेंड वन इज एनिमेलिया। बट इस किंगडम के साथ प्रॉब्लम बहुत सारी थी जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन? फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को एक ही सेम किंगडम में इन्होंने रख दिया था। जैसे कि आप ब्लू ग्रेन एल्गी ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। इन्होंने प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स लाइक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एक साथ रख दिया। सेकेंड, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक ही ग्रुप में रखा हुआ था। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, फॉर एग्जांपल आप एल्गी के एग्जांपल लो, जैसे क्लोरेला हुआ, क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है। इन्होंने स्पाइरोगैरा जो कि मल्टीसेलुलर है एक साथ रखा हुआ था, जो कि इसका डिमेरिट्स है। इन्होंने हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल फंजाई हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांटी है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट केवल सेल वॉल के आधार पर। लेकिन आप देखोगे फंजाई का सेल वॉल बना होता है काइटिन से एंड प्लांटी का सेल वॉल बना होता है सेलोजिक सेल वॉल होता है, सेलुलोज से बना होता है। इन्होंने बस सेल वॉल के आधार पर फंजाई और प्लांटी को एक साथ रख दिया। पोजीशन ऑफ यूग्लिना इज नॉट फिक्स्ड, मीन्स अगर आप देखोगे यूग्लिना को रखा जाता है, इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, अगर सनलाइट नहीं है तो यूग्लिना हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। अब ये था प्रॉब्लम कि यूग्लिना को किस में रखा जाए, इसलिए इसका पोजीशन कोई फिक्स नहीं था, ये ड्रॉबैक है। फिर पारामीशियम एंड अमीबा आर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, हम लोग साथ रख दिया गया किसको, पारामीशियम एंड अमीबा को, जो कि यूनिसेलुलर है। पारामीशियम एंड अमीबा, अब इन दोनों को रख दिया गया किसके साथ, एनिमलिया किंगडम के साथ। किस आधार पर? क्योंकि एनिमल में आपको सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो इनमें भी सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसलिए इन दोनों एक साथ रख दिया, जो कि इसका खास डिमेरिट है। तो ये तो हुआ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टाइम टू टाइम फिर आए अर्नेस्ट हैकल साहब, जिन्होंने दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने एक ग्रुप को ऐड किया प्रोटिस्टा। फिर अर्नेस्ट हैकल प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। फिर कोपलैंड साहब आए, उन्होंने एक और ग्रुप ऐड किया किंगडम मोनेरा, तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया। लेकिन बाद में आए आर.एच. व्हिटेकर साहब, इन्होंने 1969 में दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने इसमें ऐड किया किंगडम फंजाई माइकोटा, किंगडम फंजाई, तो बन गया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। अब इन्होंने इन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया बेस्ड ऑन 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। वो थे, पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर के आधार पर कि सेल प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स है, उसके आधार पर। सेकंड वन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर कि सेल मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है, उसके आधार पर। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर कि वो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स है कि हेटेरोट्रॉफ्स है। देन
रिप्रोडक्शन के आधार पर एंड देन फाइलोजेनी के आधार पर इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब वो R.H. व्हिटेकर साहब इसको कैसे अरेंज किए थे, डिवाइड किए थे, उसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सामने देख रहे हो उसको बोलते हैं R.H. व्हिटेकर साहब का बैलून स्कीम, जिन्होंने इसके थ्रू आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैसे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफाई किया गया। तो आप देखोगे ये एक लाइन है जो शो करता है क्या, डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन, और इधर की तरफ आपका ग्रुप्स बटा हुआ है। ये एक बैलून, ये दूसरा बैलून, ये 3, 4 और 5, इसलिए इसको बोला गया बैलून स्कीम। अगर आप सबसे नीचे देखोगे तो है मोनेरा। मोनेरा यहाँ एक लाइन है जो शो करती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल या सेल स्ट्रक्चर का, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। मोनेरा किंगडम मोनेरा है, इस लाइन के नीचे है तो आता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। अब इस लाइन के ऊपर, ठीक इस लाइन के ऊपर जितने भी सारे किंगडम हैं वो आते हैं किसमें, यूकैरियोट्स में। जैसे प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स में आएगा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया किसमें आएगा, यूकैरियोट्स में, क्योंकि इस लाइन के ऊपर है। अब जो सेकंड लाइन है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, थैलेस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का था, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। अगर इस लाइन के ठीक ऊपर जाओ तो आप किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया आते हैं किसमें, मल्टी सेलुलर में। ठीक, लेकिन किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया आते हैं किसमें, मल्टी सेलुलर में। आप देखोगे प्रोटिस्टा को, तो प्रोटिस्टा आ रहा है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, बट मोनेरा आ रहा है किसमें, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। इस लाइन के ठीक ऊपर क्या है, यूनिसेलुलर, तो मोनेरा किसमें आएगा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, एंड किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। ये तो हुआ एक बात, ठीक, कैसे कैसे क्लासिफाई हुआ है। अब आओ देखते हैं क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर आप देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉप्स, सेकेंड वन है हेटेरोट्रॉप्स, एंड देन यहाँ पर भी है हेटेरोट्रॉप्स, बट अंतर है। ऑटोट्रॉप्स होलोफाइटिक, लाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना खाना खुद बनाएंगे, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे अब इस लाइन को देखो आप केयरफुली, कहाँ से आया है, मोनेरा से आया है। मोनेरा के कुछ मेंबर प्रोटिस्टा एंड किंगडम प्लांटी कम अंडर ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन हेटेरोट्रॉफिक ऑस्मोट्रॉप्स बोलते हैं, पहले ये ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट करेंगे आउटसाइड द बॉडी एंड देन उसको ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही बोलते हैं ऑस्मोट्रॉप्स। इन्हीं को बोला जाता है इकोलॉजी में डिकम्पोजर, जो पहले डाइजेस्ट करेंगे फिर उसको ऑस्मोस के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे, उसे बोलते हैं क्या, ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये आता है हेटेरोट्रॉप्स में। आप देखोगे ये हेटेरोट्रॉप्स कहाँ से आ रहे हैं, कुछ मेंबर मोनेरा के हेटेरोट्रॉप्स, कुछ प्रोटिस्टा के एंड कुछ किंगडम फंजाई के होते हैं क्या, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हेटेरोट्रॉपिक में ऑस्मोट्रॉप्स। आइए थर्ड वन, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले ये हम है एनिमल किंगडम, जैसे कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। तो पहले इंजेशन देन डाइजेशन, इसमें पहले डाइजेशन देन इंजेशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे कौन कौन, देखो आप इस लाइन को देखिएगा, ये लाइन आती है कहाँ से, किंगडम प्रोटिस्टा से एंड किंगडम एनिमेलिया से। मतलब
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट शोन बाय किंगडम मोनेरा। ये हुआ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर इकोलॉजिकल रोल में आइएगा तो जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, और जितने भी ऑस्मोट्रॉप्स हैं वो होते हैं डिकम्पोजर, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं वो कंज्यूमर, जैसे हम लोग। और ये इसका हुआ क्या डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। तो सबसे पहले मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया एंड देन फंजाई। आप एक चीज गौर कीजिए कि किंगडम मोनेरा के कुछ मेंबर होते हैं कीमोसिंथेसिस, जो केमिकल का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, जो एक लाइट से अपना खाना बनाएंगे और दूसरे जो केमिकल का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। तो मोनेरा के कुछ मेंबर होते हैं कीमोसिंथेटिक एंड कुछ मेंबर होते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, वही टेबल आपको मैंने थोड़ा समझाने का कोशिश किया है, उसे जरा आप देख लीजिए। थैंक यू।